Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 11th की कक्षाएं स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसमें आप सबको भौतिक विज्ञान भाग 2 में पढ़ाया जा रहा है पहला चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण। NCERT से ठोसों के यांत्रिक गुण नामक चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। आज इसमें हम लोग दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रत्यास्थता क्या होती है और साथ ही साथ विरूपक बल क्या होता है, हुक का नियम। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रत्यास्थता 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला जो था अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको हमने देख लिया था। आज हम लोग जो देखेंगे उसका नाम है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सब लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कल आपने इसका जो फार्मूला था आपने देखा था, क्या क्या था। तो अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। लिखेंगे अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। B से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। आपने कल फार्मूला देखा था। अभिलंब प्रतिबल और आयतन प्रतिबल का अनुपात जो था, उसे ही हम लोग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो लिखेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, क्या लिखेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, फार्मूला क्या है, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, आयतन विकृति। ये इसका फार्मूला है कि अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, प्रूफ देखने वाले हैं, व्युत्पत्ति। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं व्युत्पत्ति, यानी कि डेरिवेशन, किस प्रकार से इसका फार्मूला निकाला जाता है और हमें सवाल लगाने के लिए कौन सा फार्मूला प्राप्त होता है। अब हम लोग उसको देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा को नोट कर लीजिए और फार्मूला भी नोट कर लीजिए। तब हम लोग चलते हैं अपने व्युत्पत्ति पर। माना किसी गैस का आयतन V तथा दाब P है। सबसे पहले लिखेंगे माना किसी गैस का आयतन V, माना किसी गैस का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम इसलिए V, तथा दाब मतलब प्रेशर इसलिए P है।
माना किसी गैस का आयतन V तथा दाब P है। अब यदि हम लोग इस पर दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसी को लिखना है। दाब डेल्टा P बढ़ाने पर आयतन में डेल्टा V की कमी हो जाती है। दाब कितना बढ़ाया गया, डेल्टा P बढ़ाने पर आयतन डेल्टा V कम हो जाता है। यदि हम लोग दाब को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आयतन का मान घट जाता है। मतलब सबसे पहले हमने माना कि कोई गैस है जिसका आयतन V तथा दाब P है। अब हमने दाब P बढ़ाया, उस गैस के आयतन पर यदि हमने दाब P लगाया, प्रेशर P लगाया, तब आयतन में डेल्टा V की कमी हो जाती है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तब आप लोगों को जो फार्मूला पता है, यहाँ पर जो फार्मूला पता है, अभिलंब प्रतिबल बराबर क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल डेल्टा P तथा आयतन विकृति जो है, अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, डेल्टा P। तब यहां हम लोग लिखेंगे अभिलंब प्रतिबल बराबर डेल्टा P और आयतन विकृति बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आयतन विकृति बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे उसी प्रकार आयतन विकृति बराबर हो जाएगा आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ये है इसका फार्मूला, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। अभिलंब प्रतिबल बराबर डेल्टा P तथा आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। अब आप लोग देख सकते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फार्मूला लगाएंगे अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अब आप लोग यहाँ क्या निकालेंगे, तो आयतन में परिवर्तन मतलब डेल्टा V का परिवर्तन हुआ और प्रारंभिक आयतन क्या था, V था। तो आई थिंक नीचे अभी आप लोगों को काफी जगह मिल रही होगी लिखने के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फार्मूला। अब आप सबको पता है जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फार्मूला लिखा गया है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। इसी फार्मूले पर मानों को हम लोग रखेंगे तो अभिलंब प्रतिबल बराबर क्या है यहाँ पर, तो अभिलंब प्रतिबल बराबर है डेल्टा P तथा आयतन विकृति बराबर है डेल्टा V अपान V। तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे इसी के बराबर अभिलंब प्रतिबल बराबर क्या है, डेल्टा P है और प्रारंभिक मतलब आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन क्या है, आयतन विकृति, तो बटे डेल्टा V अपान V। इतना हो जाएगा डेल्टा P और उसके बाद डेल्टा V अपान V, ये हो गया। अब हम लोग इसे आपको पता है यहाँ पर देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को B से प्रदर्शित करते हैं तो B बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, इसके बटे में 1 आ जाएगा तो V डेल्टा P, V इंटू डेल P अपान डेल V, मतलब कि V बराबर V वॉल्यूम इंटू डेल्टा P मतलब प्रेशर में परिवर्तन बटे डेल्टा V मतलब आयतन में परिवर्तन। ये हो गया इसका फार्मूला, अब हम लोग यहाँ पर इसका क्या देखेंगे, मात्रक देख लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर यानी दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे
मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और यदि हम विमा की बात करें तो यदि मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है तो इसकी विमा भी हो जाएगी जो पहले वाले की विमा थी ml-1 t-2। नोट कर लीजिए, इतना ही यहाँ पर लिखना है। और ये हो गया इसका डेरिवेशन, ये हो गया इसका फार्मूला। मतलब यदि हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना हो तो हम v इंटू डेल्टा पी अपान डेल्टा v पर बात करेंगे। इन मानों को दिया गया रहेगा, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमा की बात की जाए तो ml-1 t-2 हो जाएगी इसकी विमा। नोट कीजिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अब संपीड़ता किसे कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संपीड़ता क्या होती है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही संपीड़ता कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर वही लिखेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ता कहते हैं। संपीड़ता किसे कहते हैं? तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, को संपीड़ता कहते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। संपीड़ता कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ता कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, संपीड़ता बराबर, संपीड़ता बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर संपीड़ता, 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर संपीड़ता। और संपीड़ता को बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया संपीड़ता। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ता कहते हैं, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। संपीड़ता बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब हम लोग संपीड़ता को बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो बीटा बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा क्या थी? तो आप लोगों ने निकाला था v इंटू डेल्टा पी अपान डेल्टा v। तो हम लोगों को बीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा डेल v अपान v इंटू डेल p। ये अपना फार्मूला प्राप्त हो जाएगा संपीड़ता बराबर। संपीड़ता बराबर क्या फार्मूला प्राप्त हो जाएगा? तो 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला हमने निकाला था v इंटू डेल्टा पी अपान डेल्टा v, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बीटा बराबर डेल v अपान v इंटू p। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब हम लोग इसके मात्रक पर चर्चा कर लेते हैं। यदि फार्मूला उल्टा हो गया है तो मात्रक भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो मात्रक जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। और विमा भी हमें कैसी प्राप्त हो जाएगी? तो विमा भी हमें उल्टा प्राप्त हो जाएगी, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। m-1 L-T-2 हो जाएगा इसकी विमा। तो इतना है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ता कहते हैं, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। संपीड़ता बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और बीटा बराबर 1 अपान डेल v इंटू डेल पी, v इंटू डेल पी अपान डेल टी v। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो बीटा बराबर डेल्टा v अपान v इंटू डेल्टा पी। मात्रक उल्टा हो जाएगा, चूंकि फार्मूला उल्टा तो मात्रक भी उल्टा, सब कुछ इसके व्युत्क्रम में ही चलेगा, और ये हो जाएगी विमा m-1 L-T-2। तो नोट कीजिए इसको भी। उसके बाद
हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, तो आप लोगों ने जो कल फार्मूला देखा था उसके हिसाब से यदि हम बात करें तो आपने कल देखा था स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अवरोपण विकृति का अनुपात। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, क्या लिखेंगे, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को, विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, तो दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। मतलब स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? नीटा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग इसका सबसे पहले मतलब इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब डेरिवेशन, इसका फार्मूला निकालते हैं। इसका फार्मूला अब हम लोग निकालते हैं। माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल A है तथा इस पर लगाया गया बल F है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल, किसी वस्तु का क्षेत्रफल A है तथा इस पर लगाया गया बल, इस पर लगाया गया बल F है, इस पर लगाया गया बल F है। तब माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल A है, हम लोग मानेंगे कि कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल A है तथा इस पर लगाया गया बल क्या है, F है। तब स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर क्या होता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, आप लोग जानते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, F बटे A हो जाएगा। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और आप लोग बताइए, यहाँ पर अपरूपण विकृति को हम लोग लिखेंगे कि अपरूपण विकृति जो है उसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ समीकरण 1 मानिए या ना मानिए, तथा अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति को फाई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा इतना चीज, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है और अपरूपण विकृति को फाई से प्रदर्शित करते हैं। और आप सब लोगों को पता है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे, क्योंकि दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो आप लोग बताइए, स्पर्श रेखीय प्रतिबल को नीटा से प्रदर्शित करते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक को नीटा से प्रदर्शित करते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर F बाई A लिखा गया है और बटे में यहाँ पर फाई हो जाएगा।
तो नीटा बराबर क्या निकल कर आएगा बताइए आप लोग। तो नीटा बराबर जो फार्मूला निकल कर आएगा वो हो जाएगा एफ अपान फाई इंटू ए। एफ अपान फाई इंटू ए निकल कर आ जाएगा, यही इसका है फार्मूला हो जाएगा, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बल और ए है, बल बटे क्षेत्रफल है, मतलब बल बटे क्षेत्रफल लिखा गया है, और बल बटे क्षेत्रफल का मतलब न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हमें प्राप्त होगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और यदि विमा की बात की जाए तो यदि मात्रक जो है समान है सभी के, तो विमा भी क्या हो जाएगी, ml-1t-2, ये इसकी विमा हो जाएगी। ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और इसके हिसाब से फाई का मान आप लोगों को दिया रहेगा इतना डिग्री, या फिर फाई का मान आपको दिया रहेगा, एफ और ए का मान आपको इसमें से कोई भी मान ज्ञात करना होगा। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, और बताइए कि क्या आप सबको समझ में आया। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल ए है तथा इस पर लगाया गया बल एफ है, तब आप लोग जानते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तथा अपरूपण विकृति को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, नीटा बराबर एफ बाई ए फाई। तो इसको मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो नीटा बराबर एफ बाई फाई इंटू ए हो जाएगा। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमा ml-1t-2 हो जाएगी। चलिए आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम एक प्रश्न चर्चा करते हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। चलिए यहाँ पर वाक्य लिखा गया है, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि जो रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। आप इस कथन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अपने कथन की पुष्टि करना है यहाँ पर कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। कैसे, तो यदि हम रबड़ और स्टील दोनों को समान रूप से लंबाई में बढ़ाना चाहें, क्या करना हो, यदि हमें स्टील में और रबड़ में समान रूप से आकार में परिवर्तन करना हो, तो लिखिए यहाँ पर यदि हमें स्टील और रबड़ में समान रूप से आकार में परिवर्तन करना हो, यदि हमें स्टील और रबड़ दोनों में समान रूप से आकार में परिवर्तन करना हो, आकार में समान रूप से आकार में परिवर्तन करना हो, आकार में परिवर्तन करना हो, तो क्या करना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक रबड़ है और एक स्टील है, दोनों में समान रूप से परिवर्तन करना है, तो हमें किस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा या किस पर ज्यादा भार लटकाना पड़ेगा, तो स्टील पर ज्यादा भार लटकाना पड़ेगा। यदि हमें स्टील और रबड़ में समान रूप से आकार में परिवर्तन करना हो तो हमें स्टील पर अधिक भार लटकाना पड़ेगा। तो हमें स्टील पर अधिक भार लटकाना पड़ेगा, अधिक भार लटकाना पड़ेगा। अतः स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। अतः स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, अधिक प्रत्यास्थ है।
लिख लीजिए आप लोग, यदि हमें स्टील और रबड़ में समान रूप से आकार में परिवर्तन करना हो तो हमें स्टील पर ज्यादा भार लटकाना पड़ेगा, अतः स्टील जो है वो रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। और आप लोग एक स्टार बनाकर लिख लीजिए कि यदि हम जिन वस्तुओं पर, किसी भी वस्तु पर यदि हम भार लटका दें और उसका आकार हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाए तो उस वस्तु को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। जिन वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने से उनका आकार हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है। लिखिए, जिन वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने से उनका आकार हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है, हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जिन वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने से उनका आकार हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है उसे प्लास्टिक कहते हैं, उसे प्लास्टिक कहते हैं। तो जिन वस्तुओं पर हम विरूपक बल लगा दें और उनका आकार हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाए तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गीली मिट्टी प्लास्टिक का उदाहरण है। इस पर हम लोग कुछ गीली मिट्टी है उस पर बल लगा देंगे तो उसका आकार हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। नोट कर लीजिए प्लास्टिक की परिभाषा, और उसके बाद साथ ही साथ ये भी नोट कर लीजिए कि स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। क्यों? क्योंकि यदि दोनों पर समान भार लटकाया जाएगा तो स्टील पर, यानी स्टील में समान रूप से परिवर्तन करने के लिए अधिक भार लटकाना पड़ेगा। मतलब समान भार लटकाया जाएगा तो रबड़ ज्यादा तनेगी और स्टील कम तनेगी, अतः स्टील पर अधिक भार लटकाना पड़ेगा, इसलिए स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर